आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम सुन रहे हैं कहानी ड्रैकुला किस्त 3। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 5 मई महल में सुबह की स्लेटी आभा गुजर चुकी और दूर दांतेदार क्षितिज पर सूरज उग उठा था। यह दांतेदार लगता है, जाने पेड़ों के कारण या पहाड़ियों के, क्योंकि यह इतनी दूर है कि बड़ी और छोटी चीज़ें एक में मिल गई हैं। मुझे नींद नहीं आ रही है और चूंकि मुझे जागने तक कोई नहीं बुलाएगा, स्वाभाविक रूप से मैं नींद आने तक लिखता रहूँगा। बहुत सी अजीब बातें हैं जो मुझे लिखनी हैं, और ऐसा ना हो कि पढ़ने वाला कल्पना करे कि मैंने बिस्ट्रिच से निकालने से पहले खूब खा लिया था। मैं अपने शाम के खाने का ठीक ठीक विवरण लिख देता हूँ। मैंने खाया था जिसे वे कहते हैं रॉबर स्टिक, थोड़े से बैगन के टुकड़े और प्याज और बीफ जिसमें मिर्च पड़ी थी, और जिसे सीख में लगाकर लंदन के कैट के मीट की तरह साधारण ढंग से आग पर भुना गया था। शराब गोल्डन मीडेक्स थी जो जुबान पर अजीब डंग सा मारती है, जो हालांकि रद्द करने लायक नहीं है। इसके मैंने कुछ ही गिलास लिए बस, और कुछ भी नहीं। जब मैं गाड़ी में बैठ गया, हालांकि अभी ड्राइवर अपनी सीट पर नहीं था, और मैंने देखा वह होटल के मालिक से बात कर रहा है। वह जरूर मेरे बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि बीच बीच में वे मेरी तरफ देखते जाते थे। और कुछ और लोग भी जो दरवाजे के बाहर बेंच पर बैठे थे आकर सुनने लगे और फिर मेरी ओर देखने लगे। उनमें से ज़्यादातर लोगों की आंखों में दया के भाव थे। बहुत से शब्द जो बार बार दोहराए जा रहे थे मैंने सुन सकता था, अजीब से शब्द, क्योंकि भीड़ में कई जातियों के लोग थे। मैंने चुपचाप अपने बैग से अपना बहुभाषीय शब्दकोश निकाला और उसे देखने लगा। मुझे कहना पड़ेगा कि मेरे लिए खुशी नहीं मना रहे थे, क्योंकि वे शब्द थे ऑर्कोडो, शैतान, पोकोल, नरक, स्ट्रेकाइना, डायन, ब्रोलोक तथा बास्कोलक, जिसमें से एक शब्द स्लोवाक और एक सर्बियन, दोनों की एक ही मतलब है, कोई इच्छाधारी भेड़िए या पिशाच जैसी चीज। जब हम चले, सराय के दरवाजे पर जो भीड़ जमा थी, जो अब तक काफ़ी बड़ी हो गई थी, सबने क्रॉस का चिन्ह बनाया और 2 उंगलियों से मेरी ओर इशारा किया। थोड़ी परेशानी के बाद मैं एक साथी यात्री से पूछ पाया कि इसका मतलब क्या था। पहले तो उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन यह जानने के बाद कि मैं अंग्रेज हूँ, उसने बताया कि यह बुरी नज़र से बचने का एक टोटका है। किसी अनजानी जगह पर किसी अनजाने व्यक्ति से मिलने जाते वक्त यह मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन हर कोई इतना रहमदिल दिख रहा था और इतना दुखी और इतना सहानुभूति से भरा हुआ कि बस मेरे दिल को छू गया। मैं सराय के आंगन और इसमें जमा भीड़ की चित्रलिखित आकृतियों की आखिरी झलक कभी नहीं भूल पाऊंगा। सभी खुद को क्रॉस करते हुए चौड़े मेहराबदार गलियारे के चारों ओर खड़े थे, जिसकी पृष्ठभूमि में आंगन के बीचों बीच जमा हरे गमलों में लगे ओलियंडर और नारंगियों के हरे भरे पेड़ थे। फिर हमारा ड्राइवर, जिसकी चौड़ी लिनेन की सलवार ने आगे की पूरी बॉक्स सीट को घेरा हुआ था, जिसे वे गोतजा कह कर बुला रहे थे, ने अपने 4 छोटे घोड़े पर जो कदम रखे, कदम मिलाकर दौड़ते थे, अपना बड़ा सा चाबुक फटकारा और हम अपने सफ़र पर निकल पड़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जल्दी ही दृश्यों की खूबसूरती में खोकर मैं उस सारे भूतिया डर को भूल गया। हालांकि मुझे वह भाषा या कहें कि भाषाएं नहीं पता थीं जो मेरे साथी यात्री बोल रहे थे, लेकिन मैं उन्हें इतनी आसानी से अनसुना नहीं कर सकता था।
हमारे सामने एक हरा भरा ढलवा मैदान फैला था जो जंगलों और पेड़ों से भरा हुआ था। यहाँ वहाँ खड़ी पहाड़ियाँ थीं जिनके सर पर पेड़ों के झुरमुटों का ताज धरा था, या फार्म हाउस थे जिनकी खाली कोने सड़कों से लगे थे। वहाँ हर जगह अनगिनत सेब, आड़ू, नाशपाती, चेरी इत्यादि के फलों से लदे पेड़ थे जिन्हें देखकर मन हक्का बक्का रह जाता था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए मुझे पेड़ों के नीचे हरी घास दिखाई देने लगी जो गिरी हुई पंखुड़ियों से ढकी हुई थी। इन हरे भरे पहाड़ों के अंदर और बीच से, जिन्हें यहाँ के लोग बीच की धरती कहते हैं, सड़क जा रही थी। और जब वह घास के भरे मोड़ों पर गुजर पहुँचती तो कहीं खो जाती या देवदार के तितिर बितिर जंगलों के सिरों पर बंद हो जाती, जो पहाड़ियों के किनारों यहाँ वहाँ आग की लपटों की तरह दिखाई देते थे। सड़क ऊबड़ खाबड़ थी, फिर भी हम उत्तेजना में डूबी रफ्तार से इस पर उड़े चले जा रहे थे। अब मुझे समझ आया था कि इतनी तेज रफ्तार की ज़रूरत क्या थी, लेकिन ड्राइवर को जाहिर तौर पर बोर्गो प्रूव्ड पहुंचने की बहुत जल्दी थी। मुझे बताया गया था कि यह सड़क बहुत बढ़िया है, लेकिन सर्दियों में बर्फ़ गिरने के बाद से अब तक इसे व्यवस्थित नहीं किया गया। इन मानों से यह कार्पेथियन की दूसरी सड़कों से कुछ अलग थी, क्योंकि पुरानी परंपरा थी कि इन्हें बहुत जल्दी अच्छी स्थिति में रखा जाता था। पुराने समय में मालिक इनकी मरम्मत नहीं कराते थे कि कहीं ऐसा न हो कि तुर्क सोचे कि हम विदेशी हमलावरों को न्योता दे रहे हैं और इसीलिए जंग तेज कर दें, जो कि हमेशा खदबदाती रहती थी। बीच की धरती के हरे भरे उभरे हुए पहाड़ों से परे खुद कार्पेथियन की ऊंची ऊंची पहाड़ियों तक जंगल के विस्तृत ढलानें फैली हुई थीं। हमारे दाईं तथा बाईं तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जिन पर ढलती शाम का सूरज अपनी किरणें पूरी दिलदारी से बिखेर रहा था और इस श्रृंखला के सभी खूबसूरत रंगों को उजागर कर रहा था। चोटियों के नीचे गहरा नीला और बैगनी तथा जहाँ चट्टानें घास से मिलती थी वहाँ हरा और भूरा और आरी के दांतों जैसी ऊंची नीची पहाड़ियाँ और नुकीली चट्टानों का अंतहीन सिलसिला। जब तक वे दूर होती हुई खुद की ही दृष्टि से ओझल ना हो जाएं, जहाँ की से शानदार बर्फीली चोटियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहाड़ों के बीच कहीं विशाल घंटियां हैं जिनके बीच हालांकि सूरज अपनी रोशनी से कोड़ने लगता था, फिर भी गिरते हुए झरनों की सफ़ेद झिलमिलाहट साफ दिखाई दे रही थी। हम एक पहाड़ी के नीचे से निकलकर ढलान से होते हुए बर्फ से ढकी एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने लगे, जो ऐसी दिखती थी जैसे हम अपने बल खाते रास्ते पर उड़ रहे हों। तभी मेरे एक साथी यात्री ने मेरी बाह को छुआ। देखो स्टैनजैक, भगवान का सिंहासन, और उसने आदर से खुद का क्रॉस बनाया है। ये थी हमारी कहानी काउंट ड्रैकुला का भाग 3। मिलते हैं भाग 4 में। तब तक के लिए नमस्कार।